नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, रीट की एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो लेवल फर्स्ट है उसके अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन का जो पोर्शन है, उसी पोर्शन की आज हम 6वीं क्लास लेने वाले हैं, जिसमें चर्चा करने वाले हैं टॉप 50 प्रश्न के बारे में। प्यारे बच्चों, टॉप 50 प्रश्न की जो श्रृंखला चल रही है, उसी श्रृंखला में मैंने इससे पहले 5 क्लासेस ले ली है, जिनमें हम लगभग अभी तक 250 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने वह वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर देखिएगा। और आज की क्लास में भी हम टॉप 50 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। यह वह प्रश्न है जो कहीं ना कहीं 2011 से 22 तक के जो पेपर हुए हैं, उन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न वो है और कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रश्नों के माध्यम से मैंने आप लोगों को दी है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा तो एक बार जरूर जाकर देखिएगा। और क्लास की शुरुआत करते हैं हम बहुत ही शानदार शानदार प्रश्नों के साथ। जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? गाजर, मक्का, केला, मूंगफली। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को क्लास के अंतर्गत दिखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, यानी कि आज का 251वां नंबर का प्रश्न है कि धरती के नीचे पानी की सतह क्या कहलाती है? तो प्यारे बच्चों, आपके सामने बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि धरती के नीचे पानी की सतह क्या कहलाती है? वाटर टेबल, जल स्तर, स्प्रिंग स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की यदि हम बात करें या धरती की यदि हम बात करें तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि धरती की जो संरचना है, उसकी संरचना को यदि देखा जाए तो हम उसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3। तो ये पहला ऊपर वाला भाग, एक मध्य वाला भाग और एक नीचे। तो धरती का जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है, इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं भूपरपटी। ठीक, बीच वाला जो भाग होता है इसे बोलते हैं बच्चों मेंटल, और जो नीचे वाला भाग जो होता है इसे प्यारे बच्चों बोलते हैं क्रॉड। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो पृथ्वी है उसकी आंतरिक संरचना को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं, भूपरपटी, मेंटल और क्रॉड। तो धरती के नीचे पानी की सतह क्या कहलाती है? तो बच्चों वो कहलाती है वाटर टेबल। क्या कहलाती है? वाटर टेबल कहलाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और पृथ्वी के अंतर्गत ही एक फ्रेश वाटर का जो उदाहरण है वो है भूजल। तो पूछा भी जाता है कि भूजल किस प्रकार के जल का उदाहरण है? तो ये ताजे पानी का उदाहरण है। 252वें नंबर का प्रश्न है, पानी पर तेल की पतली तह कैसी होती है? कि जो पानी होता है, इस पानी के ऊपर जो एक तेल की पतली सी तह होती है उसे क्या बोलते हैं? तो ऑयल्यूट कहते हैं, तेल की फिल्म कहते हैं, ऑयल कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो पानी के ऊपर जो तेल जमा हो जाता है बच्चों, तो उसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है, उसे कहते हैं ऑयल। क्या कहते हैं बच्चों? ऑयल। तो पानी में जो तेल का मिलने की जो क्रिया होती है बच्चों, उसे कहीं ना कहीं कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न आ सकता है ये भी, इमल्सन। क्या कहा जाता है? इमल्सन कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। लेकिन आप लोगों को पता है कि पानी में तेल नहीं मिलता है, ये आप सभी लोगों को पता है। तो ये क्या हो जाता है, जिसे जो नहीं मिलता है, और एक होता है विलियन। विलियन जिसमें कोई ना कोई चीज मिल जाती है, वो क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। ठीक है, चलिए 253वें नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी खतरनाक बीमारी जिसका इलाज नहीं है? तो वो है मलेरिया, एड्स, कालाजार, टीबी। टीबी जिसे कि तपेदिक भी कहते हैं, आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसी को क्षय रोग भी कहते हैं बच्चों। क्या आप कहते हैं? इसे भी क्षय रोग भी कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक, वहीं एड्स की यदि हम बात करें तो एड्स जिसकी वजह से होता है वो होता कौन सा वायरस? HIV वायरस की वजह से होता है। और दूसरी बात, इसका जो परीक्षण होता है उस परीक्षण को क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसके परीक्षण या इसके टेस्ट को बोला जाता है एलिसा। क्या कहा जाता है? एलिसा कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना, क्या? एड्स। क्या कहा जाता है? एड्स हो जाएगा। ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है, शराब दिमाग की संतुलन को क्या करती है? यदि कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है तो उसके दिमाग पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो दिमाग के संतुलन को घटाती है, बढ़ाती है, दोनों काम करती है, या इनमें से कोई काम नहीं करती? तो प्यारे बच्चों, जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है उसके दिमाग के संतुलन को क्या करती है? घटाती है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या करती है? घटाती है। वहीं शराब का निर्माण करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि किण्वन का प्रयोग किया जाता है। किसका? किण्वन का। शराब या बियर बनाने के लिए जिस प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है वो प्रोसेस कहलाती है किण्वन। चलिए अगला प्रश्न है,
वह कौन सा प्रदूषक है जो वर्षा के पानी में घुलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनता है। जैसे जब वर्षा होती है तो वर्षा के साथ ऐसा कौन सा पदार्थ मिलता है जिसकी वजह से वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो वर्षा के जल के साथ जो चीज मिलती है प्यारे बच्चों, वो मिलती है क्या? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या मिलती है? सल्फर डाइऑक्साइड मिलती है। यानी कि वर्षा प्लस SO2 जब ये दोनों मिल जाती है तो कहीं ना कहीं क्या कहलाती है भैया? वो कहलाती है अम्लीय वर्षा। क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? अम्लीय वर्षा। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ताजमहल का जो रंग पीला पड़ रहा है वो किसकी वजह से पड़ रहा है? तो ताजमहल का पीला रंग पड़ रहा है वो कौन सी वर्षा के कारण? अम्लीय वर्षा के कारण पड़ रहा है। ठीक है। ऑक्सीजन की यदि अपन बात करें तो इसका प्रदर्शित करने का जो चित्र है वो O2 है। नाइट्रोजन ऑक्साइड की यदि अपन बात करें तो N2O है। वहीं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो CO है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, शोर को मापने की इकाई क्या है? तो शोर को मापने की इकाई डेसिबल है, डेसिमल है, डीबीए है, डाई ऑपरेटर है। तो प्यारे बच्चों, शोर को मापने की जो इकाई होती है वो कहलाती है डेसिबल। क्या कहलाती है? डेसिबल कहलाती है। ये आप लोगों को याद रखना है। वहीं यदि हम बात करें जैसे कि ध्वनि की, तो यहां पर ध्वनि की बात आ रही, तो ध्वनि कैसी तरंगे हैं? तो ध्वनि याद रखिएगा बच्चों, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। कैसी तरंग है ये? अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक। वहीं ध्वनि की यदि बात आई तो ध्वनि की तीव्रता के हिसाब से यदि देखा जाए तो ध्वनि की तीव्रता को किसमें मापा जाता है? तो हर्ट्ज में मापा जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। वहीं 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की यदि हम बात करें तो इतनी ध्वनि को व्यक्ति सुन सकता है, लेकिन इससे कम और इससे ज्यादा को नहीं सुन सकता। चलिए अगला प्रश्न है, सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण कैसे होता है? सबसे अधिक हानिकारक प्रदूषण जो होता है वो कैसे होता है? किसके द्वारा होता है? तो हवा द्वारा होता है, रसायनों के द्वारा होता है, शोर द्वारा होता है, या रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा होता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रदूषण होता है बच्चों वो होता है रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा। किसके द्वारा होता है ये? रेडियोधर्मी पदार्थ का यदि हम यूज करते हैं तो उससे सबसे ज्यादा क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, श्रमिक यानी कि जो काम करने वाले हैं, ठीक, मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा कैसे ज्ञात कराती है? यानी कि जो एक श्रमिक मधुमक्खी है वो अन्य मक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा कैसे ज्ञात कराती है कि कहां पर भोजन मिलेगा? भिन्न कर, नृत्य के द्वारा, रासायनिक संकेतन द्वारा, या स्पर्श द्वारा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा नृत्य के द्वारा। यानी कि जो श्रमिक मधुमक्खी होती है वो डांस करके या नृत्य करके दूसरी मक्खियों को बताती है कि भोजन किस दिशा में है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? नृत्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है, एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को क्या कहते हैं? यानी कि जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने को क्या कहते हैं? तो एक फसल लगाने को कहते हैं फसल चक्र, मोनोकल्चर फसल, सिल्वीकल्चर, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, एक ही मिट्टी में वर्ष दर वर्ष एक फसल लगाने की क्रिया को जो बोलते हैं वो बोलते हैं मोनोकल्चर फसल। क्या बोलते हैं उसे? मोनोकल्चर। यहां पर मोनो का मतलब है एक, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं एक फसल की बात हुई है, इसलिए मोनोकल्चर फसल की बात हम करेंगे, या इसका उत्तर यही होगा। बाकी केवल फसल बदलने की बात होती तो वो फसल चक्र हो जाता, लेकिन यहां पर केवल एक ही फसल उगाते हैं तो उसे मोनोकल्चर फसल कहेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? मोनोकल्चर फसल कहेंगे। ये आप लोगों को याद रखना है। सिल्वीकल्चर, तो सिल्वीकल्चर का संबंध जो है वन की पूर्ति से है। किससे बच्चों? वन की पूर्ति से। ठीक। वहीं इसी से रिलेटेड एक बात बता दूं मैं, इसी की तरह आता है जो कि एक विज्ञान की शाखा है जिसे बोलते हैं बच्चों सीरीकल्चर। क्या है? सीरीकल्चर है। और इस सीरीकल्चर के अंदर जिस चीज का अध्ययन किया जाता है वो रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है, रेशम कीट पालन का अध्ययन। ठीक है, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन सीरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। बाकी वन की पूर्ति का अध्ययन जो किया जाता है वो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हमारे पर्यावरण के अपघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? पर्यावरण के अपघटन, अपघटन मतलब कि कहीं उनको समाप्त करने के लिए, पर्यावरण को समाप्त करने के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो ठोस अवशिष्ट फेंकना, वनों का उन्मूलन करना, वन रोपण करना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे पर्यावरण को खत्म नहीं करता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा वन रोपण, क्योंकि वनों के रोपण से तो पर्यावरण में वृद्धि होगी ना कि कमी। बाकी ठोस अपशिष्ट को फेंकना,
वनों को काटना और जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करना, ये एक तरीके से हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचाते हैं बच्चों, नुकसान पहुंचाते हैं। बाकी इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, वन रोपण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है। तो पृथ्वी पर ऊर्जा यानी कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है उस ऊर्जा का पहला स्रोत क्या है। तो प्यारे बच्चों, पवन है, सूर्य है, पौधे है, जानवर है। तो ऊर्जा का जो परम स्रोत है या मुख्य स्रोत है या पहला स्रोत है तो वो हो जाएगा क्या बच्चों, सूर्य। क्या हो जाएगा, सूर्य। तो आप सभी बच्चों को ये याद रखना है क्या, कि सौर मंडल का मुखिया, किसका मुखिया, सौर मंडल का मुखिया कौन कहलाता है। तो सौर मंडल का मुखिया कहलाता है बच्चों कौन, सूर्य कहता है। सूर्य, सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है जिसका स्वयं का प्रकाश, तारा क्या होता है, तो तारा वह होता है जिसका स्वयं का प्रकाश होता है बच्चों। क्या होता है, स्वयं का प्रकाश, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है वो कहलाता है तारा। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, कांटेनुमे पत्तियों को दर्शाकार एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। यानी कि कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर, मतलब कोई एक शिक्षक है वो कांटेदार पत्तियों को बच्चों को दिखा रहा है, तो वो किस प्रकार के पौधों के बारे में बात कर रहा है, स्थलीय पौधे, जलीय पौधे, उभयधर्मी पौधे, मरुस्थलीय पौधे। तो प्यारे बच्चों, कांटेनुमा जो पत्तियां पाई जाती है वह अधिकांशतः कौन से पौधे में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मरुस्थलीय पौधे में, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं वो झाड़ीदार होते हैं। कैसे होते हैं, झाड़ीदार। अब सर मरुस्थल में झाड़ीदार ही पौधे क्यों पाए जाते हैं, तो मरुस्थल वाले क्षेत्र में झाड़ीदार पौधे इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर किसकी कमी होती है बच्चों, पानी की कमी। अब पानी की कमी के कारण कहीं ना कहीं देखा जाता है तो वहां पर जो वृक्ष होते हैं उन वृक्षों की जो पत्तियां होती है वो किस में परिवर्तित हो जाती है बच्चों, कांटे में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़, नीड़ का मतलब एक तरह से घोंसले का निर्माण नहीं करता है। तो कौवा नहीं करता, कोयल, गोरैया, बुलबुल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो स्वयं के घोंसले का निर्माण नहीं करता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा जो पक्षी है वो है कोयल। क्या है, कोयल है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि कोयल एक ऐसा पक्षी है जो कहीं ना कहीं सामान्यतः देखा जाता है कि वो कोए के घोंसले में जाकर अंडे देता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से विषम को चयनित कीजिए। विषम यानी कि आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये चार में से तीन तो एक जैसे हैं लेकिन एक जो है वो अलग है। तो बताइए कौन सा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। सर ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा की यदि अपन बात करें तो ये कैसी ऊर्जा के स्रोत हैं, तो ये नवीनीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। नवीनीकरणीय, ठीक है सर। ये नवीनीकरणीय क्या होता है, नवीनीकरणीय। अब नवीनीकरणीय का मतलब ये होता है ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं या जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा एक बार खत्म हो गई तो उसे डबल से बना सकते हैं, ऐसे ही पवन ऊर्जा, ऐसे ही ज्वारीय ऊर्जा। लेकिन प्राकृतिक गैस जो है वो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, क्योंकि एक बार खत्म होने के बाद उसको दोबारा से नहीं बना सकते। जैसे एलपीजी, अब एलपीजी जो गैस है उसको हमने एक सिलेंडर में भरवाया और उसमें भरने के बाद यदि वो खत्म हो गई तो हमें डबल से दूसरी भरवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं प्राकृतिक गैस जो है वो विषम है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, रेशम की रासायनिक प्रकृति क्या है। तो रेशम की जो रासायनिक प्रकृति यानी कि रेशम किसके माध्यम से बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसीय अम्ल। तो प्यारे बच्चों, रेशम की रासायनिक प्रकृति की यदि हम बात करें तो रेशम की जो रासायनिक प्रकृति है वो है प्रोटीन, यानी कि एक तरह से रेशम जो प्राप्त होता है वो किसके माध्यम से, प्रोटीन। वहीं यदि देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, वसीय अम्ल, इनमें से सबसे ज्यादा ऊर्जा जो होती है या कैलोरी सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो सर्वाधिक मात्रा में जो ऊर्जा होती है बच्चों वो होती है वसा में। ठीक, लेकिन वसा में ऊर्जा ज्यादा होती है, लेकिन कोई भी डॉक्टर यदि बोतल चढ़ाता है तो वसा की बोतल नहीं बल्कि वो बोतल किसकी चढ़ाता है, कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है बच्चों क्या, ग्लूकोज, जो कि हमारे शरीर में बहुत जल्दी मिल जाता है। इसके अंतर्गत आता है बच्चों क्या, ग्लूकोज आता है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पौधों में से कौन सा वृक्ष का उदाहरण है। मतलब ऐसा कौन सा पौधा है जो किसका उदाहरण है बच्चों, वृक्ष का उदाहरण है। सर बाकी या तो छोटे पौधे के रूप में है या झाड़ी के रूप में है। ठीक है, तो बरगद है, गुलाब है, मेहंदी है, तुलसी है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बरगद। क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। अब बरगद की यदि अपन बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत का एक राज्य है मध्य प्रदेश,
जिसका राजकीय वृक्ष यदि कोई देखा जाए तो वो कौन सा है? बरगद। जिसको यदि बोला जाता है बच्चों तो उसे वट वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक। वहीं भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की यदि हम बात करें कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी बच्चों क्या है? बरगद है। जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो जिसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालिसिस। क्या है? फाइकस बेंगालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, लिसिस। ठीक, ये आप लोगों को याद रखना है। बाकी यदि देखा जाए तुलसी, तो तुलसी के बारे में कहा जाता है ये कैसा पौधा है? तो ये एक औषधि पौधा है। कैसा पौधा है बच्चों? ये औषधि पौधा है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से बताना है कि कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। देखो, प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में घटना घटित होती है उसे प्राकृतिक कहते हैं, और जो एक किसी कृत्रिम तरीके से यदि कोई घटना घटित हो रही है तो वो प्राकृतिक नहीं होगी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा शॉर्ट सर्किट से लगी आग। यानी कि कभी जो बिजली वगैरह की वजह से जो आग लगती है तो वो एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि भूकंप, सुनामी, चक्रवात, इनकी यदि हम बात करते हैं ये कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा है। भूकंप को मापा किससे जाता है? तो भूकंप को मापने के लिए जिस एक यंत्र का प्रयोग किया जाता है बच्चों, वो याद रखिएगा, सिस्मोग्राफ। किसका प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न 268वें नंबर का, किस सिंचाई प्रणाली से सर्वाधिक जल संरक्षण होता है? ऐसी कौन सी सिंचाई की प्रणाली है जिससे जल का संरक्षण होता है, जल को बचाया जा सकता है? तो चड़स, ट्यूबवेल, बूंद सिंचाई, फव्वारा। तो इस प्रश्न की यदि हम बात करें तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो होगा क्या? बूंद सिंचाई। ठीक। अब बूंद यानी कि ड्रिप जिसे अपन बोलते हैं, ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल का संरक्षण किया जा सकता है। क्योंकि ड्रिप सिंचाई में होता क्या है कि जो पौधा होता है उस पौधे के जो भाग होता है, मूल भाग, ये तना, तो केवल इसी भाग में पानी जाता है, इसी भाग के अलावा किसी अन्य स्थान पर पानी नहीं जाता। तो इसलिए बूंद सिंचाई से क्या है? जल का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण होता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने 269वें नंबर का प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? तो जो पादप हैं वो पादप वातावरण से कौन सी गैस लेते हैं? तो ऑक्सीजन लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जलवाष्प लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पादप है वातावरण से जो गैस लेते हैं बच्चों, वो लेते हैं कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। पक्का कि ऑक्सीजन लेते हैं? बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का उत्तर? प्यारे बच्चों, ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक। और छोड़ते कौन सी है? ऑक्सीजन। और मनुष्य करता क्या है? तो मनुष्य आप लोगों को पता है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? छोड़ता है। और ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी के नर व मादा दिखने में समान होते हैं? मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके नर एवं मादा दिखने में कैसे होते हैं? समान, मतलब एक जैसे होते हैं। ठीक। तो बुलबुल है, कोयल है, गोरैया है, मधुखोरा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा बच्चों वो है बुलबुल। क्या हो जाएगा? बुलबुल एक ऐसा पक्षी है जो नर और मादा जिसके देखने में कैसे लगते हैं? ये एक जैसे लगते हैं। बाकी अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने नीड़ का निर्माण नहीं करता, तो ऐसा पक्षी है बच्चों कौन सा? कोयल है। अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति के बीज हम खाते हैं? ऐसी कौन सी वनस्पति है जिसके बीज हम खाते हैं? तो गाजर के बीज, मक्का के बीज, केला के बीज, मूंगफली के बीज। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? मूंगफली। ठीक। तो मूंगफली के जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं? हम खाते हैं, नॉर्मली सीधा खा लेते हैं हम। ठीक। बाकी आपके दिमाग में आ रहा होगा जैसे गाजर का तो नहीं आएगा और केले का भी नहीं आएगा क्योंकि बीज नहीं पाए जाते, लेकिन मक्का का आप लोगों के दिमाग में, सर मक्का के बीज भी तो हम खाते हैं, लेकिन बच्चों मक्का के बीज का हम आटा भी बना सकते हैं। ठीक। और आटा बनाकर उसकी रोटियां खाते हैं सामान्यतः यदि देखा जाए तो। ठीक। और बाकी मूंगफली के हम तेल को डायरेक्टली नहीं खाते बल्कि मूंगफली को हम कच्चा खा सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो कईयों बार ये प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है बच्चों कितनी जून को? 5 जून को मनाया जाता है, या आप लोगों को याद रखना है। वहीं 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 मई को जो दिवस मनाया जाता है बच्चों याद रखिएगा, श्रमिक दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है?
श्रमिक दिवस मनाया जाता है। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना है। 273वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? कि ऊर्जा का जो वैकल्पिक स्रोत है वो कौन सा है? तो लिथियम बैटरियां, सोडियम लैंप, जल ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं, या फिर एलईडी। तो प्यारे बच्चों आपके सामने प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? जल ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? जल ऊर्जा। तो जल ऊर्जा एक कैसा स्रोत है? ये वैकल्पिक स्रोत है। कैसा स्रोत है ये? वैकल्पिक। चलिए अगला प्रश्न आपको सामने है, यूरोप को अफ्रीका से कौन सा सागर अलग करता है? जिसे आप सभी बच्चों को पता होगा कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या कितनी है बच्चों? तो पृथ्वी पर महाद्वीप की संख्या है 7। अब इन 7 महाद्वीप में से यूरोप महाद्वीप की बात करें तो ये 6वें नंबर का महाद्वीप है। कौन से नंबर का महाद्वीप है? यूरोप। ध्यान रखना मैं बात यूरोप की कर रहा हूं, यूरोप 6वें नंबर का महाद्वीप है। ठीक, तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सा अलग करता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये करता है लाल सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर। तो ये करता है बच्चों भूमध्य सागर। कौन सा करता है? भूमध्य सागर करता है। किसको किससे अलग? यूरोप को अफ्रीका से अलग। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी क्या होते हैं? अब शाकाहारी क्या? तो शाकाहारी वे जीव होते हैं बच्चों जो कहीं ना कहीं जीव जंतु नहीं बल्कि केवल पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। किससे? पेड़ पौधों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन जीवों को कहीं ना कहीं क्या कहा जाता है? शाकाहारी। तो वे प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। तो अपघटनकर्ता तो एक तरीके से किस में आ जाएंगे बच्चों? ये तृतीय उपभोक्ता में आ जाएंगे। ठीक है, वहीं यदि इस प्रश्न का उत्तर यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर होगा प्यारे बच्चों प्राथमिक उपभोक्ता। कौन से उपभोक्ता होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। ये वो जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं बच्चों? ये पेड़ पौधे पर डिपेंड रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार और लाजवाब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधे हैं? परजीवी पौधे का मतलब एक तरीके से जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, जो अपना भोजन क्या नहीं करते बच्चों? स्वयं नहीं बनाते, दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, वो परजीवी कहलाते हैं। वहीं आप लोगों ने दूसरा सुना होगा सुपोषी। तो सुपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि कौन? पेड़ पौधे। सिंपल यदि अपन बात करें तो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और वहीं मनुष्य की यदि अपन बात करें तो मनुष्य कैसा जीव है? तो प्यारे बच्चों एक तरीके से मनुष्य भी यदि देखा जाए तो परजीवी है या परपोषी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर है पीपल, अंगूर, अमरबेल, मनी प्लांट। तो इस 276वें नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों अमरबेल। तो अमरबेल एक तरीके से परजीवी है जो दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, पटसन का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पटसन जिसे कहीं ना कहीं जूट भी बोलते हैं, तो पटसन या जूट का रेशा पटसन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये तने से होता है, बीज से, फूल से, पत्ती से। तो प्यारे बच्चों पटसन एक तरीके से इस प्रकार से लंबा पौधा होता है जो एक यदि हम बात करें अरहर का जो पौधा होता है उसके समान दिखाई देने वाला पौधा होता है ये। तो ये जिससे प्राप्त होता है पटसन, ये ध्यान रखना, ये प्राप्त होता है बच्चे तने से। किससे प्राप्त होता है? ये तने से प्राप्त होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा क्या? तना। चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? मतलब बीज पत्र जो है जहां पर एक तरीके से बीज का निर्माण होता है वो कौन सा भाग है? तो बीजावरण, बीजांड द्वार, बीज पत्ती या भ्रूण। तो निम्नलिखित में से किसको बीज पत्र कहते हैं? तो प्यारे बच्चों बीज पत्र का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भ्रूण। ठीक, क्या हो जाएगा? भ्रूण हो जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है और बहुत ही शानदार अच्छा प्रश्न है कि सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? तो सांप के जहरीले दांतों को बच्चों सल्फ कहा जाता है, विषदंत कहा जाता है, कृतंक कहा जाता है, कसक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका क्या? 279 का जो उत्तर होने वाला है बच्चों वो हो जाएगा विषदंत। क्या बोलते हैं उनको? विषदंत, यानी कि ऐसे दांत जिनमें क्या पाया जाता है? जहर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए। पहला ऑप्शन है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बी नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है,
सी सभी मादा मक्खी अंडे देती है, डी कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है आ बा और दा, आ बा और शा, आ और सा और आ और दा। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर जो हो जाएगा वो आ बा और दा। क्या हो जाएगा? आ बा और दा। यानी कि यहां पर ये सा वाला ऑप्शन जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है। दूसरा, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। और दा मतलब कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है बच्चों। ठीक है, चलिए 281 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? मतलब ऐसा सांप जो जहरीला नहीं है, जिसमें जहर नहीं पाया जाता, जो कहां पर पाया जाता है? भारत में। तो दुबोइया रसल वाइपर, अफाई कर्कच सल्फी वाइपर, करेत, तीसरा भारतीय सेल अजगर पाइथन। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो है भारतीय सेल अजगर। कौन सा हो जाएगा? भारतीय सेल अजगर, जिसे पाइथन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, गांव का नाम वहां उगने वाली कई खेजड़हा पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यहां गांव है। तो यहां गांव भैया उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तरांचल में। तो ऐसे प्रश्न जो होते हैं बच्चों वो होते हैं लॉजिकली। तो देखो यहां पर लिखा है गांव का नाम वहां उगने वाले कहीं खेजड़ाहा, यानी कि एक तरीके से कांटे वाली वनस्पति की बात हो रही है। कैसी वनस्पति की? कांटे वाली वनस्पति। और सामान्यतः कांटे वाली वनस्पति प्यारे बच्चों कहां पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा क्या? राजस्थान। उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है, कि पौधे का कौन सा भाग है जो दांत के दर्द के लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो सौंफ का प्रयोग, लौंग का प्रयोग, मेथी का प्रयोग, अफीम के बीज का प्रयोग। तो दांत के दर्द को सही करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चों वो है लौंग। क्या है? लौंग है, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जानवर का आगे का दांत उसकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहता है? मतलब बहुत ही अच्छा प्रश्न है भाई आप लोगों के सामने, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत पूरे जीवन भर बढ़ते रहते हैं? अब सोचिए यदि मनुष्य है और मनुष्य के आगे के दांत यदि बढ़ते रहें तो फिर उसके दांत कितने बड़े हो जाएंगे, है ना? यानी कि हाथी जैसे दांत हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि एक समय सीमा तक ही बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ऐसा जानवर जो है वो है बच्चों गिलहरी। कौन सा है? गिलहरी है, जिसके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, सिकोन पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? ठीक है, तो सिकोन पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो छाल, पत्ते, बीज, जड़। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों क्या? छाल। ठीक है, तो जो एक सिनकोना वृक्ष, ये सिकोना लिख दिया लेकिन ये है सिनकोना। तो ये जो सिनकोना वृक्ष है, इस सिनकोना वृक्ष की छाल का प्रयोग जो है, इस छाल से एक दवा बनाई जाती है बच्चों, उस दवा का नाम है कुनेन। क्या है? कुनेन, जिसका उपयोग कहीं ना कहीं मलेरिया के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 286 नंबर का, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। ये किसके लिए मारे जाते हैं? तो सींगों के लिए मारे जाते हैं, खुशबू के लिए मारे जाते हैं, त्वचा के लिए या दांतों के लिए। तो मगरमच्छ जो मारे जाते हैं बच्चों, ये किसके लिए मारे जाते हैं? तो ध्यान रखना है, ये मारे जाते हैं त्वचा के लिए। किसके लिए मारे जाते हैं? ये त्वचा के लिए मारे जाते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने, निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं? तो मेपल, आम, सहजन, आक। तो ऐसे कौन से बीज हैं जो पशुओं के द्वारा इधर उधर जाते हैं? तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आक। कौन सा वृक्ष है? ये आक वृक्ष है। चलिए अगला प्रश्न है 288 नंबर का, हिमालय मेपल एक औषधि पौधा है। हिमालय मेपल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे समूह में रखे, कौन से समूह में रखते हैं? तो प्रचुर यानी कि बाहुल, अन्य स्थानिक, संकट संपन्न या स्थानिक। इसे कौन से समूह में रखा गया है? तो इसे जिस समूह में रखा गया है बच्चों वो है स्थानिक। कौन सा समूह में? स्थानिक समूह में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है 289वें नंबर का प्रश्न,
निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसकी प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। मतलब इन जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें एक ऐसा समूह कौन सा है जो बहुत अधिक दूरी की वस्तुओं को भी देख सकते हैं। तो ऐसे हैं कौवा चील बुलबुल, बाज चील गिद्ध, फाख्ता कौवा मोर, बाज कबूतर तोता। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा बाज चील गिद्ध। ये ऐसे पक्षी हैं जो दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 290वें नंबर का, कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है। मतलब जड़ का भाग कौन नहीं है। तो आलू, मूली, टेपियोका, शकरकंदी। तो जड़ का रूप कौन सा नहीं है। तो प्यारे बच्चों जड़ का रूप जो नहीं है वो है आलू, क्योंकि आलू जो है एक तरीके से किसका भाग है ये, या किसका रूप है बच्चों। तो आलू जो है वो तने का रूप है। किसका रूप है ये, तने का रूप है। ये आप लोगों को याद रखना है। प्यारे बच्चों 290 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हो चुके हैं और ये लगातार सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है और धीरे धीरे आप लोगों की डिमांड के हिसाब से हम अलग अलग सीरीज भी चालू करने वाले हैं। प्यारे बच्चों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। चलिए 291वें नंबर का प्रश्न है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। मतलब जो खारे जल वाले क्षेत्र में उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। समोद्भिद, आत्पोद्भिद, मरुद्भिद या लवण मृदोद्भिद। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लवण मृदोद्भिद। यानी कि जो लवणी मृदा में उगने वाले पौधे होते हैं या एक तरीके से खारे जल में उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं लवण मृदोद्भिद कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 292वें नंबर का प्रश्न। पेने, चपटे एवं चौड़े आगे के दांतों वाले पशुओं की भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु निम्न में से कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। मतलब जिनके जो दांत होते हैं वो कैसे पेने, चपटे एवं चौड़े होते हैं वो किस प्रकार की खाद्य संबंधी प्राथमिकता को अपनाएंगे। तो घास एवं शाक, अनाज, दूसरे पशुओं के सहारे या फल। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरे पशुओं के सहारे। मतलब यदि ऐसे जिनके दांत होते हैं तो उनकी जो खाद्य संबंधी प्राथमिकता है उसके लिए किसको चुनेंगे, ये दूसरे पशुओं के सहारे। अगला प्रश्न है 293वें नंबर का कि भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो केरल तट के सहारे, तमिलनाडु तट के सहारे, गुजरात तट के सहारे या उड़ीसा तट के सहारे। यानी कि उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। तो ये जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं बच्चों वो पाए जाते हैं तमिलनाडु तट के सहारे। कौन से, तमिलनाडु। अब ये भारत का मैप है, इस भारत के मैप में यहां वाला जो हिस्सा है वो तमिलनाडु वाला हिस्सा है। अगला प्रश्न है नीलगिरी यानी कि एक तरीके से यह है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों में समशीतोष्ण वन कहलाते हैं। मतलब जो नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, पालनी की पहाड़ी, इसमें जो समशीतोष्ण वाले जो वन होते हैं उनको क्या कहते हैं, शोला कहते हैं, पलास कहते हैं, तेंदुआ कहते हैं या खेर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों नीलगिरी, अन्नामलाई, पालना की पहाड़ियों में पाए जाने वाले जो वन हैं इनको कहते हैं शोला वन। कौन सा वन कहते हैं बच्चों, शोला वन कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए अगला खूबसूरत सा प्रश्न आप लोगों के सामने कि भारत की आर्द्र भूमि को निम्नलिखित में से कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो भारत की आर्द्र भूमियों को 5, 6, 7, 8। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो भारत की आर्द्र भूमि का मतलब होता है नम भूमि। क्या होता है, नम भूमि। अब नम भूमि को जिसके तहत शामिल किया जाता है उसे बोलते हैं रामसर साइट। क्या बोलते हैं बच्चों, रामसर साइट के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो रामसर साइट की यदि हम बात करें तो इसमें भारत रामसर साइट का सदस्य कब बना। तो भारत रामसर साइट का जो सदस्य बना बच्चों वो 1982 में बना। बाकी रामसर कन्वेंशन कब होता है, तो रामसर कन्वेंशन जो होता है वो 1971 में होता है। बाकी नम भूमि दिवस या आर्द्र भूमि दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं बच्चों, 2 फरवरी को मनाते हैं। रामसर कहाँ का शहर है बच्चों, तो रामसर ईरान का शहर है। ठीक है, भारत में रामसर साइट कितनी है बच्चों, तो वर्तमान में भारत में रामसर साइट की संख्या जो है वो 85 है। इसको लेकर एक पूर्ण वीडियो मैंने बनाया है, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। रामसर साइट को लेकर एक पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर बना हुआ है बच्चों। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग हुआ था। तो
में वन का होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहली बार प्रयोग हुआ था कब? 1966, 85, 76, 1986। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों 1976। क्या हो जाएगा? 1976। अगला प्रश्न है, सुंदरी एक महत्वपूर्ण प्रजाति है। सुंदरी क्या है? तो ये एक तरीके से उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों की, उष्णकटिबंधीय कटीले वनों की, मैंग्रोव वनों की या ऊंचे पर्वतीय वनों की। तो सुंदरी जो है बच्चों ध्यान रखना, एक मैंग्रोव वनों की एक क्या है? ये प्रजाति है। और इसी प्रजाति की वजह से दुनिया के एक सबसे बड़े डेल्टा का नाम पड़ा है, जो कि है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरवन डेल्टा का नाम एक तरीके से इन्हीं वृक्ष के कारण पड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपके सामने 298 नंबर का प्रश्न है, विश्व में एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सिंग होते हैं तथा यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है? तो ऐसा हिरण कौन सा है? तो बच्चों ऐसा चौसिंगा, कस्तूरी, बारहसिंगा, कोई नहीं। अब बारहसिंगा तो होगा नहीं, क्योंकि नाम से स्पष्ट है कि इसको कितने सिंग पाए जाते हैं? 12 सिंग। लेकिन ऐसा कौन सा हिरण है जिसके केवल 4 सिंग होते हैं? तो ऐसा हिरण है बच्चों जिसके नाम से आप यदि तर्क लगा सकें तो वो है चौसिंगा। कौन सा है? चौसिंगा है। ये तर्क के हिसाब का प्रश्न था। चलिए अगला प्रश्न है, और बहुत ही अच्छा और शानदार प्रश्न है आप लोगों के सामने। 299 नंबर का प्रश्न है, एक औषधि पौधा हिमालयन यू कहां पाया जाता है जिसे टेक्सस वाल्शियाना कहते हैं? ठीक है, हिमाचल प्रदेश और असम, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश और मणिपुर। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो आज का 50वां प्रश्न, और कहीं ना कहीं हमारी सीरीज का आज है 300वां नंबर का प्रश्न। तो इस 300वें नंबर के प्रश्न में बहुत ही शानदार और खूबसूरत सा प्रश्न आप लोगों के सामने है कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है या कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह है उत्तराखंड में। ठीक। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह है गुजरात में, जो कि एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा किसलिए राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो यह मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और कहीं ना कहीं अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो यह कहां पर है बच्चों? तो यह है असम में। ठीक, जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो आज की क्लास में हमने टॉप 50 प्रश्न की चर्चा की है, और इन्हीं टॉप 50 प्रश्न के साथ हमारे पर्यावरण अध्ययन की जो सीरीज चल रही है उसमें 300 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। प्यारे बच्चों यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो इन क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि 101% बोल रहा हूं कि इनसे आपके प्रश्न जरूर आएंगे लेवल फर्स्ट के अंतर्गत। ठीक है। तो भैया यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।